जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अल-फ़ारूक अकेडमी। आई एम डॉक्टर बैदुर रहमान और सेकंड ईयर बायोलॉजी में हमने चैप्टर नंबर 2 वेरिएशन इन जेनेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा इसी चैप्टर का फोर्थ टॉपिक है जो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट ईयर बोर्ड में भी लॉन्ग क्वेश्चन आया और उसमें से मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे को शुरू करते हैं, लेकिन बात ये है कि मेंडल ने जब एक कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट को सिंगल कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट को डिफर करके पढ़ लिया, स्टडी कर लिया, जिसको हमने बोला मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसमें उसने क्या किया, सिर्फ एक कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट को एक टाइम पे पढ़ा, यानी सीड शेप को पढ़ा, जिस तरह राउंड और रिंकल का क्रॉस कराया, और उसमें ट्रू ब्रीडिंग डोमिनेंट और रिसेसिव का क्रॉस कराया। इस तरीके से मेंडल ने सातों के सातों कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स का क्रॉस कराया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सीड शेप और सीड शेप का कराया राउंड रिंकल्ड का, F1 में सारे राउंड आए। सीड कलर में कराया येलो और ग्रीन का, F1 में सारे येलो आए। फ्लावर कलर में कराया पर्पल और व्हाइट का, F1 में सारे पर्पल आए। इस तरह उसको पता चल गया जो ये 14 ट्रेड्स हैं, जो कि 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स हैं, इनमें से कौन सी ऐसी हैं जो डोमिनेंट है और कौन सी ऐसी हैं जो रिसेसिव है। वो कैसे? जो F1 में आई वो डोमिनेंट, जो F1 में नहीं आई वो रिसेसिव। तो मेंडल को साफ पता चल गया कि कौन सी डोमिनेंट है कौन सी रिसेसिव। अच्छा, अब मेंडल ने जब 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूरा कर लिया तो मेंडल बाज नहीं आया। मेंडल ने कहा अब मैं दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स को इकट्ठा पढ़ूंगा, मैं अब दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड को डिफर करा के पढ़ूंगा और मैं दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स को साइमल्टेनियसली पढ़ूंगा। इफ टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस एंड टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स आर studied at the same time, are studied simultaneously, now this cross is called dihybrid cross. अब इस क्रॉस को हम कहेंगे dihybrid cross and the offsprings that are produced as a result of this cross are called dihybrids. जिस तरह एक कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड के क्रॉस में जो दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान क्रॉस था उसको बोला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और जो ऑर्गेनिजम्स आए थे उनको बोला था मोनोहाइब्रिड्स। अब अगर दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स वाले प्लांट्स के दरमियान क्रॉस होगा, दिस इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस, और जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे दैट आर कॉल्ड डाइहाइब्रिड्स। चलिए यहां से पहले देख लेते हैं कि मेंडल ने क्या बात की। मैंने डेफिनेशन लिखी है डाइहाइब्रिड क्रॉस की, व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस, और ये भी लिख सकते हैं आर स्टडीड साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में पढ़ रहे हैं दोनों ट्रेड्स को डिफर करके या फिर उनको फॉलो कर रहे हैं, दिस क्रॉस इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस, इस क्रॉस को कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। एंड द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट, और जो इनके बच्चे आएंगे एज अ रिजल्ट, दैट आर कॉल्ड डाइहाइब्रिड्स, इनको डाइहाइब्रिड्स कहेंगे। ठीक है, मेंडल ने पहले क्या पढ़ा था? सीड शेप, जो हमने अभी डिस्कस किया सारा, राउंड और रिंकल को क्रॉस करा के लिखा। दूसरी ट्रेड जो मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ना चाहिए सीड शेप के साथ, वो था सीड कलर। मेंडल ने कहा कि मैं सीड शेप भी पढ़ूंगा साथ अब क्रॉस में और सीड कलर भी देखूंगा। तो ऐसा क्रॉस जिसमें दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स को पढ़ रहे हैं उसको बोला डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसमें कौन सी दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स को पढ़ा मेंडल ने? सीड शेप को और सीड कलर को। अब हमें पता है सीड शेप की भी दो फिनोटाइप्स हैं और सीड कलर की भी दो फिनोटाइप्स हैं, यानी दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। क्या क्या? सीड शेप कैन बी राउंड और रिंकल्ड एंड सीड कलर कैन बी येलो और ग्रीन। सीड शेप क्या हो सकता था? राउंड या रिंकल्ड, और सीड कलर या येलो या ग्रीन। अब मेंडल को इसमें से पता था कि राउंड डोमिनेंट है और इसमें से पता था कि येलो डोमिनेंट है। ये कैसे पता चला? जब उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में P1 लिया, येलो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का क्रॉस कराया ग्रीन सीडेड प्लांट के साथ, तो F1 में सारे येलो आ गए। F1 में सारे येलो आ गए, इसका मतलब F1 येलो डोमिनेंट है। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या किया, हमने पेरेंटल जनरेशन में राउंड ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट का क्रॉस कराया ट्रू ब्रीडिंग रिंकल सीडेड प्लांट के साथ, F1 में सारे राउंड आ गए, इसका मतलब कौन डोमिनेंट है? राउंड। तो मेंडल ने क्या किया, ट्रू ब्रीडिंग जो डोमिनेंट ट्रेट वाला प्लांट था उसका ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड ट्रेट वाले प्लांट के साथ क्रॉस कराया। अब अगर दोनों को पढ़ना है इकट्ठा, तो ऐसा प्लांट जिसमें दोनों ट्रेड्स को पढ़ रहे हैं, तो देखो वो क्या होगा, सीड शेप और सीड कलर को इकट्ठा पढ़ना है, इसका मतलब एक इसको रखना है एक इसको रखना है। तो मेंडल ने क्या किया, यहां से सीड शेप में राउंडनेस डोमिनेंट थी और कलर में येलोनेस डोमिनेंट थी, तो मेंडल ने राउंड येलो प्लांट का क्रॉस कराया। ये रिसेसिव है, रिंकल्डनेस सीड शेप में रिसेसिव है और कलर में ग्रीननेस रिसेसिव है रिंकल्ड ग्रीन प्लांट के साथ। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने राउंड येलो प्लांट का क्रॉस कराया रिंकल्ड ग्रीन प्लांट के साथ। ठीक है, ये दोनों ट्रू ब्रीडिंग थे। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब ये है कि ये राउंड येलो प्लांट जिंदगी भर अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता रहे तो ये राउंड येलो सीडेड प्लांट ही प्रोड्यूस करेगा, और ये रिंकल्ड सीडेड प्लांट अगर सारी जिंदगी भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता रहे तो रिंकल्ड ग्रीन सीडेड प्लांट ही क्रॉप प्रोड्यूस करेगा। तो ये ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो और ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड ग्रीन सीडेड प्लांट का क्रॉस कराया मेंडल ने, और इसको हमने बोला P1 के ये पेरेंटल जनरेशन है, इनका क्रॉस कराया। लेकिन इस बात में ये बात समझनी है, राउंडनेस होगी सीड शेप, येलो हो गया सीड कलर, तो सीड शेप और सीड कलर को पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी है पॉड शेप, पॉड कलर, प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन,
ये सारे जो बाकी के 5 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स हैं वो इन दोनों में सेम है। यानी ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, इसके भी फ्लावर पर्पल है, इसके भी पर्पल है, इसका भी पॉड इन्फ्लेटेड है, इसका भी पॉड इन्फ्लेटेड है, इसका भी पॉड ग्रीन है, इसका भी पॉड ग्रीन है। सिर्फ 2 डिफरेंट है इनके दरमियान, सिर्फ 2 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स इनके पास डिफरेंट है इन दोनों प्लांट्स में, बाकी 5 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स दोनों पौधों में क्या है, सेम। तो चूंकि सिर्फ 2 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट डिफरेंट है और उन्हीं 2 को हम पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के क्रॉस को हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, और अब इस क्रॉस के नतीजे में जो आएगा P1, ये तो P1 था, अब F1 में जो आएगा वो डोमिनेंट होगा, और जो F1 में आएगा वो डाई हाइब्रिड्स होंगे, क्योंकि वो ऑफस्प्रिंग्स आ गए तो वो डाई हाइब्रिड्स होंगे। तो जो ये क्रॉस है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस, और जो F1 में ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो डाई हाइब्रिड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डाई हाइब्रिड्स। ठीक है, तो राउंड येलो का मेंडल ने क्रॉस कराया रिंकल ग्रीन सीडेड प्लांट के साथ। इसमें ये बात याद रखनी है कि दोनों ट्रू ब्रीडिंग है। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब आपको पता चल गया, ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो सीडेड प्लांट का क्रॉस कराया ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड ग्रीन सीडेड प्लांट के साथ। ठीक है, ये हो गई हमारी P1, ये हमारे पेरेंट्स हैं। F1 में सारे के सारे राउंड येलो आए। ऑब्वियस ही बात हमें पता था कि यहां से राउंडनेस डोमिनेंट है, राउंडनेस ने रिंकल्डनेस को फारक करा दिया, यहां से येलो डोमिनेंट है, येलो ने ग्रीन को छुपा दिया। दोनों जो F1 में आई वो डोमिनेंट ही आई, जो कि मोनो हाइब्रिड में डोमिनेंट थी। तो सारे के सारे प्लांट्स जो आए F1 के अंदर वो सारे के सारे क्या थे? राउंड येलो सीडेड प्लांट थे। रिंकल्ड ग्रीननेस छुप गई। ये तो मेंडल को पता था कि सारे के सारे राउंड येलो ही आने हैं, क्योंकि राउंडनेस उधर से डोमिनेंट है और ग्रीन और येलो जो उधर से डोमिनेंट है कलर में से। ठीक है, तो ये तो एक्सपेक्टेड था, सब कुछ ठीक था। लेकिन जिस तरह मेंडल एक स्टेप पे बाज नहीं आता, फिर F1 की सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा के F2 और F2 की फर्टिलाइजेशन करा के F3, लेकिन यहां पर हम F3 तक नहीं जाएंगे, बस F2 तक रहेंगे। मेंडल ने अब F1 को, जो ये वाला राउंड येलो सीडेड प्लांट आया, इसको सेल्फ फर्टिलाइज करने दिया, यानी इसके पोलन ग्रेन्स इसी के स्टिग्मा के ऊपर। ये जो हमने किया, ये हमने क्या की? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यानी एक को हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये मेल प्लांट था राउंड येलो, और रिंकल्ड ग्रीन जो है फीमेल प्लांट था। हमने इस राउंड येलो प्लांट के पोलन ग्रेन्स को लेके रिंकल ग्रीन सीडेड प्लांट के स्टिग्मा पे गिरा दिया और फर्टिलाइजेशन करा दी। ये क्रॉस पोलिनेशन कराई हमने। ये अलग था पौधा, ये अलग था। इनमें इन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा बाकी 5 सेम थी, इसलिए इनको बोला डाई हाइब्रिड क्रॉस। इस क्रॉस को बोला डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इसके नतीजे में जो ये F1 में सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स आए, ये राउंड येलो आए। क्यों? क्योंकि राउंडनेस ने रिंकलनेस को डोमिनेट कर दिया और येलोनेस ने ग्रीननेस को डोमिनेट कर दिया। F1 में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक आती है, आपको पता है। सारे के सारे राउंड येलो आए। इनको हमने बोला डाई हाइब्रिड्स, कि ये डाई हाइब्रिड्स प्लांट्स हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स आ गए। अब मेंडल ने क्या किया? जो डाई हाइब्रिड्स आए राउंड येलो F1 में, इनको सेल्फ फर्टिलाइज करने दिया। जब इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन की, राउंड येलो की, यानी राउंड येलो का क्रॉस राउंड येलो के साथ सेल्फ फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, तो अब क्रॉस करा के देखते हैं। ये अलील्स के बारे में फिलहाल मेंडल को पहले नहीं पता था, लेकिन मेंडल ने बाद में एक्सप्लेनेशन में ये कंक्लूड किया कि ये ऐसा होता होगा। मैं पहले से अलील्स हम लिख लेते हैं और अलील्स लिख के फिर आगे कहानी चलाते हैं। राउंड के लिए अगर ट्रू ब्रीडिंग है तो ऑब्वियस ही बात है कैपिटल आर होगा, और येलोनेस के लिए मैं कैपिटल वाई लिख लेता हूं, कैपिटल वाई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे रिंकल्ड है तो रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर जिस तरह हमने पहले लिखा था, और फिर राउंड ग्रीन के लिए हमने लिख लिया स्मॉल वाई। ठीक है, ये शो कर रहा है कि ये रिसेसिव है, ये शो कर रहा है कि ये डोमिनेंट है। जब इसके गेमीट्स बनेंगे, अब गेमीट्स में हमने दोनों जीन्स की अलील्स लिखनी है एक एक, यानी इस तरह से जीन्स नहीं बनाने के, अलील्स गेमीट्स नहीं बनाने के एक में कैपिटल आर चला गया, फिर एक में कैपिटल आर चला गया, एक में कैपिटल वाई चली गई, एक में कैपिटल वाई चली गई। ऐसे नहीं करना। अब जो गेमीट्स बनने हैं उन गेमीट्स में दोनों जीन पेयर की एक एक अलील को डालना है। ठीक है, तो अब इसके जो गेमीट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे कि उसमें कैपिटल आर भी लिखना है और कैपिटल वाई भी लिखना है, दोनों एक एक लिखने हैं। तो अब दोनों एक एक अगर लिखते हैं तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी इसके गेमीट्स क्या बन सकते हैं? यही बन सकता है बस, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसके अलावा कोई और गेमीट बन सकता है? यही बनेगा बस, इसके अलावा और कोई नहीं बन सकता। अब अगर इसकी बात करें, इसमें से भी क्या आना है? एक एक दोनों में से लेके आना है, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक हो गया, इसके अलावा तो कोई नहीं बनता। ये आर इस वाई के साथ चली जाए तो भी स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये आर इस वाई के साथ चली जाए भी स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये इसके साथ चली जाए, ये किसी के साथ भी मिला लो आपस में, लेकिन दोनों लिखने हैं, क्योंकि अब डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं ना। जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे तो एक ही जीन पेयर था और उसी की 2 अलील्स थी, तो हमने आधी आधी कर दी। अब 2 जीन पेयर है तो 2 अलील्स हैं, तो दोनों को आधा आधा करना है ना। ये तो नहीं ना कि एक को अलग, एक एक अलग अलग नहीं करनी। अब 2 है तो 2 अलग अलग करनी। ठीक हो गया। अब जब ये मिला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, तो क्या बना? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, हुआ क्या? हुआ ये कि ये कैपिटल आर डोमिनेंट अलील थी, इसने राउंड कर दिया सीड को और रिंकलनेस को छुपा दिया।
कैपिटल वाई डोमिनेंट अलील थी, इसने येलो कर दिया सीड को और ग्रीन को छुपा दिया। तो सारे के सारे जो F1 में आए ऑर्गेनिजम्स डायहाइब्रिड्स आए, वो सारे के सारे राउंड येलो थे, सारे के सारे क्या थे, राउंड येलो। यहां तक तो बात कहानी सही चल रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि मेंडल ने इस राउंड येलो प्लांट को सेल्फ फर्टिलाइज करने दिया। जब इन येलो सीड प्लांट को सेल्फ फर्टिलाइज करने दिया, तो हम यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइज करा के देखते हैं कि क्या बनेगा। ये भी राउंड येलो ये वाला है, यानी अब ये हेट्रोजाइगस है। ये वाला होमोजाइगस था, डोमिनेंट था, ट्रू ब्रीडिंग था। ये वाला ट्रू ब्रीडिंग नहीं है, ये वाला हेट्रोजाइगस है। इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों जीन पेयर्स के लिए हेट्रोजाइगस है। ठीक हो गया। अब इसके गेमीट्स बनाओ जरा, इसके गेमीट्स बनाओ। अब इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन हमने करनी है, तो ऑब्वियसली बात है इसके हमें गेमीट्स बनाने पड़ेंगे। यानी राउंड येलो का क्रॉस राउंड येलो के साथ, ये वाले राउंड येलो का, ये वाले का नहीं, इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, F1 वाले की, F1 की सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके गेमीट्स बनाओ जरा, कौन से बनेंगे देखो। एक दफा कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, फिर एक दफा कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, एक दफा कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ एक, एक दफा कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ दो, ठीक है। फिर एक दफा स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, और फिर एक दफा स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ, ठीक है। ये चार गेमीट्स बने हैं इसके। देखो कोई और बन सकता है इसके अलावा? नहीं बन सकता। दोनों अलील्स लिखनी है, दोनों जीन पेयर्स की, डायहाइब्रिड क्रॉस है, दोनों जीन्स की एक एक अलील लिखनी है। ऐसे नहीं करना कि एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, ऐसे गेमीट्स नहीं बन सकते, ठीक है। तो कैपिटल आर दोनों के साथ गई और फिर स्मॉल आर भी दोनों के साथ गई, तो देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर। देखो इसके अलावा कोई और बनता है? इसके अलावा कोई और देखें बना आगे बनता है? मैं दोबारा से लिख देता हूं किस तरह बनाया मैंने, दोबारा से लिख देता हूं। ये देखो, ये हमारे पास आया था राउंड येलो, कैपिटल आर ये था, स्मॉल आर था, कैपिटल वाई था और स्मॉल वाई था, ठीक है, ये आया था। अब इसकी हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करनी है यहां पे। ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसके गेमीट्स बना रहा हूं, ठीक है। जो इसके बनेंगे वही इसके बनेंगे, सेम ही है, एक दफा बना लिया तो पता चल जाएगा। इसने कैपिटल आर ने एक दफा कैपिटल वाई के साथ जाना है, फिर कैपिटल आर ने स्मॉल वाई के साथ जाना है, ठीक है। तो एक बन गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बन गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक हो गया। फिर एक स्मॉल आर की बारी आ गई, स्मॉल आर ने जाना है कैपिटल वाई के साथ भी जाना है और स्मॉल आर ने जाना है स्मॉल वाई के साथ भी। अब क्या बन गया? अब बन गया स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये चार गेमीट्स बन गए, बताएं समझ आ गई? ठीक है, इसके ये चार बने तो इसके भी यही चार बनेंगे, सही। अब इनका हम करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, इनका हम करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। यहां पर मैं लिख देता हूं ऊपर इसके गेमीट्स, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसका भी यही, इसके भी यही बनेंगे। इसका क्या बनेगा? इसका भी यही बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक हो गया। ये इसके गेमीट्स बन गए दोनों के। अब हमने इनका करना है डायहाइब्रिड क्रॉस। अब जब डायहाइब्रिड क्रॉस हम कर रहे हैं और इसका जब हम पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो कितने कितने गेमीट्स हैं? चार चार। तो मैंने आपको कहा जितने गेमीट्स उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, पता चल जाएगा कि पुनेट स्क्वायर में बॉक्सेस कितने रखने हैं। पहले दो दो गेमीट्स से जो चार खाने बनाए थे, अब कितने गेमीट्स हैं? चार चार, 4 × 4 16। तो कितने बॉक्सेस बनेंगे? 16 बॉक्सेस बनेंगे। तो ये काउंट करें, मैंने 16 बॉक्सेस बनाए, 4 4 8 4 12 4 16, ठीक है। एक तरफ एक के गेमीट्स लिख लें, एक तरफ दूसरे के गेमीट्स लिख लें, एक तरफ एक तरफ दूसरे के। मतलब देखो क्या, इससे लिख लेता हूं मैं ब्लैक से, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक हो गया। अब यही वाले ही चार, क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है, यही वाले चार यहां लिख लेते हैं, यही वाले चार यहीं लिख, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करना है। पुनेट स्क्वायर में हमने क्या करना है? पुनेट स्क्वायर में ये करना है कि इधर आ जाता हूं, ये हमारे पास समझ लो कॉलम है, ये हमारे पास रोज है, ठीक है। हमने क्या करना है? हमने
इसके अंदर ये वाला जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो इस पूरे कॉलम के अंदर ये चलेगा, इस पूरे रो के अंदर ये चलेगा, ठीक है, ये चलेगा ये वाला, और इसको ऊपर से मिलाना है और लिखते जाना है। मतलब ये कि ये इसका इसमें चल रहा है ना, तो इसको इसके साथ मिला के यहां लिख देंगे, इसको यहां इसका मिला के यहां लिख देंगे, इसको इसका मिला के यहां लिख देंगे, इसको इसका मिला के यहां लिख देंगे। ठीक हो गया। अब इसमें ये वाला चलेगा, ऊपर वही है, इसको इसके साथ मिला के यहां लिख देंगे, इसको इसके साथ मिला के यहां लिख देंगे, इसको इसके साथ मिला के यहां लिख देंगे, इसको इसके साथ मिला के यहां लिख देंगे। ठीक हो गया। अब इसमें ये चल रहा है, ऊपर वही है, लिखे लिखे चले लिखवाएं। पहला देखें ये और ये, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। दूसरा देखें कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तीसरा देखें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। आखिरी देखें इस कॉलम का, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक हो गया, आसान था। ठीक है, अब इसी को ही इसको कंसिडर करना है और इसी तरह ही मिला के लिखता है ना ऊपर के साथ, कैपिटल आर कैपिटल आर। अब ये स्मॉल वाई है, ये कैपिटल वाई है, लेकिन ना हम प्यारा करके लिखने के लिए, और ये रूल है कि डोमिनेंट अलील को पहले लिखना है और रिसेसिव अलील को बाद में लिखना है। अब बनता कैसे है, बनता ये कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल वाई बनता है, ऐसे ही है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, हम कैपिटल वाली अलील को पहले लिख लेंगे और स्मॉल वाली अलील को बाद में लिख लेंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक हो गया। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मेरे साथ साथ लिखना है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम रेड से लिख लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों कैपिटल हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर स्मॉल आर ये भी स्मॉल ये भी स्मॉल, वाई दोनों कैपिटल हैं, कैपिटल वाई। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक हो गया। ये वही हिसाब है जो स्मॉल कैपिटल के, वो एक बच्चे से कहा कि यार तुम एबीसी सुनाओ, तो वो कहता कौन से सुनाओ, छोटी सुनावा कि बड़ी सुनावा। अब इसमें यहाँ पे छोटे बड़े का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हमने कैपिटल लिख दिया इसका मतलब ये है कि अलील डोमिनेंट है, और अगर हमने छोटे को बड़ा कर दिया इसका मतलब वो रिसेसिव अलील डोमिनेंट हो जाएगी, और अगर हमने बड़े को छोटा कर दिया तो जो डोमिनेंट है वो रिसेसिव हो जाएगा। इसलिए इसको बड़ा ख्याल रखना है कि हमने कहाँ पे कैपिटल लिखने हैं, कहाँ पे स्मॉल लिख रहे हैं। तो छोटे होते में यही था कि बड़ी एबीसी हो या छोटी एबीसी हो, दोनों एक ही होते हैं, एक नहीं होते। देखो आखिरी हम ब्लैक से लिख लेते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई है। अब इसको मिलाना है पूरे ऊपर के साथ, ऊपर कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और अब ये लास्ट वाला देखो जरा, स्मॉल आर स्मॉल वाई क्या बना, स्मॉल आर स्मॉल वाई छोटी आर छोटी वाई। ठीक हो गया, सही है। अब ये हमारे जो मैंने लिखी है, ये मैंने जो क्रॉस बनाया और ये मैंने लिखा है, मैंने इसकी लिखी जीनोटाइप। ठीक है, मैंने ये सीड्स जो लिखे हैं, ये 16 सीड्स आए हैं हमारे पास, मैंने इनकी लिखी जीनोटाइप। अब इस जीनोटाइप में आज मुझे बताना है कि इनकी फिनोटाइप क्या होगी। फिनोटाइप कैसे पता चलेगी, जिसके पास कैपिटल आर है, दोनों कैपिटल आर है, वो राउंड। जिसके पास एक भी कैपिटल आर है वो राउंड, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल वाली का असर शो ही नहीं होने देगी, तो वो राउंड हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास दोनों छोटी आर है तो रिंकल्ड। अगर किसी के पास कैपिटल वाई है दोनों तो येलो, एक भी कैपिटल वाई है तो फिर भी येलो, अगर दोनों छोटी वाई हैं तो फिर ग्रीन। ठीक हो गया। अब लिखवाओ यार मुझे कि क्या क्या बना है। कैपिटल आर राउंड, वाई भी कैपिटल, येलो, ये क्या बन गया, राउंड येलो। ठीक है, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल वाई, ये भी क्या बन गया, राउंड येलो। ये वाला भी क्या बन गया, राउंड येलो। ये वाला भी क्या बन गया, राउंड। वो कैसे, इस कैपिटल आर ने इसको राउंड कर दिया, इस कैपिटल वाई ने इसको येलो कर दिया। ठीक है, ये क्या बन गया, ये भी दोनों कैपिटल आर थी, ये भी राउंड, और ये कैपिटल वाई आ गया, ये येलो कर दिया, ये भी राउंड येलो। वाह जी वाह, राउंड येलो बड़े बन रहे हैं।
अब लेकिन ये देखो दोनों कैपिटल आर थी, ये हो गया राउंड, लेकिन ये दोनों छोटी वाई हैं। अब ये क्या बन गया? राउंड ग्रीन। ये क्या बन गया? राउंड ग्रीन। ठीक है, ये भी हो गया राउंड, ये वाई कैपिटल आ गई, ये भी क्या हो गया? राउंड येलो। ये राउंड आर लेकिन दोनों छोटी हैं, तो क्या बन गया? राउंड ग्रीन। ठीक है, अब ये कैपिटल आर राउंड, वाई येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, ये दोनों छोटी आर आ गई। अब ये राउंड तो नहीं हो सकती, अगर एक भी कैपिटल आर आ जाए तो राउंड हो जाता है, लेकिन अभी दोनों स्मॉल आर है। अभी क्या बन गया? रिंकल्ड। तो ये हो गया रिंकल्ड। ठीक है, और कैपिटल वाई थी दोनों, तो इसका मतलब क्या हो गया? रिंकल्ड येलो। ठीक है, अब ये फिर दोनों स्मॉल आर आ गई, रिंकल्ड, और ये कैपिटल वाई रिंकल्ड येलो। ठीक है, इसमें मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि ब्लैक की जगह नजर आ जाए। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, और आखिरी देखो रिंकल्ड, ये रिंकल्ड और ये ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक हो गया? तो देखो जरा कि कितने कितने आए हैं और क्या क्या आया है। एक आया राउंड येलो, कितने आए गिने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोबारा से देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राउंड येलो कितने आए हैं मेरे पास? राउंड येलो कितने आए हैं? 9। हम इसकी फिनोटाइपिक रेशो लिख रहे हैं। अब जीनोटाइप तो हमने लिख ली थी, अब ये फिनोटाइप देख रहे हैं। उसके बाद और क्या आया है? राउंड ग्रीन भी आया है, 1 2 3, 3 आ गए राउंड ग्रीन। ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, 3 आ गए। और क्या आया? रिंकल्ड येलो भी आए, 1 2 3, रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो भी कितने आए हैं? 3। और एक एंड पे आया आखिरी हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन, तो एक हमने लिख लिया रिंकल्ड ग्रीन। ये कितना आया? 1। तो फिनोटिपिक रेशो क्या बनी? 9:3:3:1। क्या रेशो बनी? 9:3:3:1। 9 क्या थे? राउंड येलो, 3 क्या थे? राउंड ग्रीन, 3 क्या थे? रिंकल्ड येलो, और ये क्या आया? राउंड रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, अब सारी बातें ठीक थी, लेकिन एक मसला आ गया। मसला ये आया कि मेंडल ने कहा कि ये जो मैंने क्रॉस कराया था ये राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन का था, तो ये राउंड येलो हो गया और ये रिंकल्ड ग्रीन हो गया। ठीक है, ये आए 9, ये आया 1। चलो ठीक है, मेंडल ने कहा ये तो पेरेंट्स थे, तो समझ आ गया कि राउंड और येलो तो आएगा F2 में, वो तो आ गए, कलर समझ में आ गया। लेकिन दो नए कॉम्बिनेशन आ गए जो पहले पेरेंट्स में थे ही नहीं। पेरेंट्स क्या थे? राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। लेकिन हुआ क्या कि राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन में राउंड ग्रीन के साथ चला गया और येलो रिंकल्ड के साथ भी चला गया। तो क्या हुआ? दो नई फिनोटाइप्स आ गई। वो क्या आई? राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। ये कितनी कितनी आई? 3-3। ठीक है, तो मेंडल ने कहा कि दो तो आई हमारे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये तो आए। लेकिन दो नए कॉम्बिनेशन आ गए, न्यू फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन आ गई। वो कौन सी थी? राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। राउंड ग्रीन है कहीं पेरेंट में? पेरेंट में देखो राउंड ग्रीन है? नहीं। रिंकल्ड येलो है पेरेंट में? नहीं। लेकिन क्या हुआ कि जब नए ऑफस्प्रिंग्स आए हैं आपके पास, तो उसमें राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे वो तो थे ही थे, उसके साथ राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो भी आ गए। ये न्यू फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन थे। इससे मेंडल ने क्या बात अखज की? इससे मेंडल ने ये बात डिराइव की और ये बात प्रपोज की कि जो एक जीन पेयर है एक ट्रेट का, उसकी जो अलील्स हैं वो दूसरी जीन पेयर के साथ फ्रीली असॉर्ट करती हैं, फ्रीली ट्रांसफर होती हैं। वो दोनों आपस में जुड़ी नहीं हुई, मिली नहीं हुई। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन में राउंड येलो में कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ थी और रिंकल्ड में स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ थी। अगर ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही रहती और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ ही रहती, तो फिर ये दो नए फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन नहीं आते। लेकिन हुआ क्या? जब गेमीट फॉर्मेशन हुई डायहाइब्रिड क्रॉस में, हम दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स को पढ़ रहे थे। जब गेमीट फॉर्मेशन हुई तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ थी ना ओरिजिनली, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ थी।
लेकिन कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ तो गई, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी चली गई गेमीट्स में, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ थी ओरिजिनली, तो वो स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ तो रही, लेकिन स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी चली गई गेमीट्स में। इसका मतलब इस जीन पेयर की अलील्स और इस जीन पेयर की अलील्स अपनी मर्जी से असॉर्ट हो रही हैं, यानी इस जीन पेयर की अलील्स और इस जीन पेयर की अलील्स वही वाली जुड़ी नहीं हुई, बाउंड नहीं है पेरेंटल कॉम्बिनेशन में कि जो पेरेंट्स में आ गई है एक दफा वही होगी, वही रहेगी सारी उम्र, ऐसे नहीं है। बल्कि ये वाली अलील्स और ये वाली अलील्स दोनों जीन पेयर की अलील्स अपनी मर्जी से आगे गेमीट्स में जा सकती हैं। वो कैसे, ये देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसमें बना, ठीक है। अब अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही रहता और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ ही रहता, ठीक है, तो मैं यहां पे आपको क्रॉस ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये देखो, अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही रहता, ये डेफिनेशन तो में आ गई है ना, ठीक है। अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही रखूं और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ ही रखूं, ये देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ और कैपिटल वाई, ये अब इसके गिमीट्स बनाने लगा, इसके गिमीट्स बनाने लगा, इसका क्रॉस करा रहे हैं ना हम, इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। अब अगर मैं कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही रखूं और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ ही रखूं, तो फिर क्या गेमीट्स बनेंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, इसके अलावा तो कोई नहीं बन सकता। और अगर हमने दोनों को इकट्ठा रखना है तो, यानी कैपिटल को कैपिटल के साथ ही जोड़ के रखना है तो जब ये मिलेंगे दोनों, फिर क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी राउंड येलो, यानी राउंड येलो ही आता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन होगा क्या, होगा असल में ये, मेंडल ने कहा हो असल में ये रहा है कि ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन में थी, ये दे आर नॉट बाउंड टू स्टे टुगेदर, ये मजबूर नहीं है कि ये इकट्ठी रहेंगी, रादर दे कैन सॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये अपनी मर्जी से जा सकती हैं आगे। मतलब कैपिटल आर कैन गो विद कैपिटल वाई और कैपिटल आर कैन गो विद स्मॉल वाई विद इक्वल चांस, वो दोनों गेमीट्स में जा सकती है, उनकी मर्जी है। तो फिर क्या गेमीट बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकती है और कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकती है, ठीक है। और स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकती है और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकती है। तो फिर क्या गेमीट बन गए, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये गेमीट्स बने, अलील्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुई, तभी तो दो न्यू फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस आई। अगर ये अलील्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट ना होती, अपनी मर्जी से ना जाती आगे गेमीट्स में, इकट्ठी रहती, तो फिर हमेशा राउंड येलो आता रहता। तो मेंडल को तो नहीं पता था अलील्स का, लेकिन मेंडल ने देखा कि नई फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन आई, तो मेंडल ने कहा लो जी, इसका मतलब अलील्स इकट्ठी नहीं जा रही, अलील्स अपनी मर्जी से जा रही है आगे गेमीट में। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकती है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकती है विद इक्वल चांस, एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकती है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकती है विद इक्वल चांस। उनकी मर्जी है, वो किसका मर्जी जाए। तो इसलिए, लेकिन रखनी दोनों है, डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे, रखनी दोनों अलील्स है, ठीक है। ये नहीं कि आपको कैपिटल आर एक में चलेगी, स्मॉल आर एक में चलेगी, कैपिटल वाई एक में चलेगी, स्मॉल वाई एक में चलेगी, ठीक हो गया। तो इस पूरे डायहाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल ने लॉ की स्टेटमेंट दी, जो कि लॉ की स्टेटमेंट क्या है, when two contrasting pair of traits are followed in the same cross, अगर हम एक ही क्रॉस में दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स को इकट्ठा पढ़ रहे होंगे, देयर अलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गेमीट्स। इस ज्यादा आसान डेफिनेशन नहीं हो सकती, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डेफिनेशन भी थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टिंग डेफिनेशन बहुत ही आसान है। कहता है व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस, ये दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स है जो हम पढ़ रहे हैं एक ही क्रॉस के अंदर, सीड शेप और सीड कलर को, देयर अलील्स, राउंडनेस की अलील ये थी और कलर की अलील्स, सीड शेप की अलील्स ये थी और सीड कलर की अलील्स ये थी, देयर अलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, यानी राउंड और सीड शेप और सीड कलर ओरिजिनली जो शुरू किया था हमने पेरेंट्स में राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के साथ, वो हमेशा वो ही नहीं रहेंगी आगे, बल्कि देयर अलील्स कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, वो अपनी मर्जी से आगे जा सकती है, ठीक हो गया। ये मेंडल ने लॉ की स्टेटमेंट दी और ये मेंडल ने प्रपोज किया कि ये मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब इसको यहां से एक दफा बुक से पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर ये कि किस तरह से पता चलेगा कि कितने कितने बनेंगे और ये किस तरह पता चलेगा कि राउंड येलो रिंकल ग्रीन, राउंड ग्रीन रिंकल येलो किस तरह आएगा, कितना आएगा। उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, कि मैं प्रोबेबली शायद कितने परसेंट चांस है कि क्या होगा, वो प्रोबेबिलिटी है। उसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट रूल की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आगे आपको ये एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन पहले इसकी बुक से रीडिंग कर ले। कहता है आफ्टर थॉरली, बुक पे देखें, साथ साथ यहां पे भी देखी जाना है जब मैं साथ साथ पढ़ाऊंगा। आफ्टर थॉरली स्टडिंग ईच ट्रेड सेपरेटली, जब मेंडल ने हर ट्रेड को अलग अलग पढ़ लिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मेंडल डिसाइडेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स साइमल्टेनियसली। तो मेंडल ने कहा मैं दो ट्रेड्स को इकट्ठा पढ़ूंगा। फॉर एग्जांपल सीड शेप एंड सीड कलर, उसने सीड शेप को भी पढ़ा और सीड कलर को भी पढ़ा। सीड शेप कैन बी राउंड और रिंकल्ड, सीड शेप राउंड भी हो सकती है, रिंकल्ड भी हो सकती है। सिमिलरली सीड कलर कुड बी येलो और ग्रीन, ये मैंने आपको बताया, राउंड भी हो सकता है, रिंकल भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है।
ही क्रॉस ट्रू ब्रीडिंग राउंड एंड येलो सीड प्लांट्स विद ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्स ग्रीन सीड प्लांट्स। उसने क्या किया, उसने ट्रू ब्रीडिंग डोमिनेंट का क्रॉस किया ट्रू ब्रीडिंग रिसेसिव के साथ। डोमिनेंट कौन था, यहां से राउंड डोमिनेंट था, यहां से कलर में येलो डोमिनेंट था। उसने ट्रू ब्रीडिंग डोमिनेंट राउंड येलो का क्रॉस किया ट्रू ब्रीडिंग रिसेसिव रिंकल्ड ग्रीन के साथ। ऑल द F1 डाई हाइब्रिड्स, और जो नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड्स। ऑल द F1 डाई हाइब्रिड्स वर राउंड येलो सीडेड डोमिनेंट। सारे के सारे जो आए वो सारे राउंड येलो थे। ये देखें राउंड येलो रिंकल ग्रीन का जब क्रॉस किया सारे सारे F1 में जो आए डाई हाइब्रिड सारे राउंड येलो थे। ड्यू टू डोमिनेंस, ड्यू टू डोमिनेंस का मतलब क्या है, ऑब्वियसली कैपिटल आर ने स्मॉल आर को डोमिनेट कर दिया और कैपिटल वाई ने स्मॉल वाई को डोमिनेट कर दिया। तो ये डोमिनेंस की वजह से, क्योंकि ये डोमिनेंट था, रिसेसिव था, तो डोमिनेंट आया सारा F1 में। Then he made a dihybrid cross by allowing self fertilization among the F1 dihybrids। तो उसने क्या किया, उसने कहा चलो F1 के सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता हूं तो रेज F2। ये जो मैंने F2 पुनेट स्क्वायर में बनाया ना, ये F2 आई है हमारे पास, क्योंकि हमने F1 के सेल्फ फर्टिलाइजेशन की, राउंड येलो से क्रॉस कराया, तो ये पुनेट स्क्वायर आया, दिस इज F2। द रिजल्ट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। हैरान हो गया, क्यों हैरान हुआ? द सीड्स प्रोड्यूस्ड एज F2 प्रोजेनी were not only in two parental combinations, that is round yellow and wrinkled green, but also in two new phenotypic combinations, that is round green and wrinkled yellow। कहता कि जब F2 आई तो F2 में वो हैरान हो गया। क्यों हैरान हुआ? कि जो दो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थी राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, वो तो आई, लेकिन साथ दो नई फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस भी आ गई जो कि पेरेंट्स में थी नहीं, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन तो थी, लेकिन क्या हुआ, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो भी आ गए। राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो भी आ गई। दीज आर कॉल्ड न्यू फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस। अब आगे देखें, कहते हैं a clear cut 9:3:3:1 phenotypic ratio was found in F2। को देख लें तो रेशो क्या आई, 9:3:3:1, यानी 9 क्या थे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, और फिर एंड पे रिंकल्ड ग्रीन जो रिसेसिव था, वो F2 में भी सिर्फ एक आया। Appearance of these new recombinant phenotypes of F2 indicated that there is some sort of shuffling of the alleles। उसने कहा कि कोई ना कोई चक्कर हुआ है। क्या चक्कर हुआ है? कि जो ये जीन पेयर की अलील थी ना, ये दोनों, इसको इसके साथ रहना चाहिए था, इसको इसके साथ रहना चाहिए था, लेकिन ये नहीं रही, बल्कि ये आपस में शफल हो गई हैं। Indicated that some sort of shuffling of alleles had occurred during gamete formation। Mendel inferred the mechanism of this shuffling as independent assortment of alleles। उसने इसका नाम क्या रखा, independent assortment of alleles into gametes। उसने कहा कि gametes के अंदर alleles, एक जीन पेयर की alleles दूसरी जीन पेयर के alleles से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रही हैं। एक जीन पेयर की alleles का दूसरे जीन पेयर के alleles से कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ आई थी ऊपर पेरेंट्स में तो मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी, नहीं। यानी आप ट्रिप पे जा रहे हैं, एक गाड़ी में गए हैं, तो वो आप वापसी में भी उस गाड़ी पे आएंगे, नहीं जरूरी नहीं है, आप दूसरी गाड़ी में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एक अलील अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही पेरेंट में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ ही जा सकती है, उसके साथ भी जा सकती है। ठीक हो गया। He concluded that alleles for seed shape and seed color were not bound to remain in parental combination forever। उसने कहा कि जो ये alleles हैं सीड शेप और सीड कलर की, हमेशा हमेशा एक ही पेरेंटल कॉम्बिनेशन में नहीं रहेंगी, यानी कैपिटल आर विद कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर विद स्मॉल वाई, रादर बल्कि क्या होगा, these were free to assort independently। ये फ्री है कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर जाएं। कैपिटल आर कुड गो विद कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इन एनी गमीट विद इक्वल चांस। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकती है, स्मॉल वाई के साथ भी जा सकती है, इक्वल चांस है गमीट में जाने के लिए। सिमिलरली स्मॉल आर कुड गो विद स्मॉल वाई और कैपिटल वाई इन एनी गमीट विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। अगर कैपिटल आर की मर्जी है कि वो कैपिटल वाई के साथ जाए या स्मॉल वाई के साथ जाए, तो स्मॉल आर का क्या कसूर है, उसकी भी मर्जी है वो कैपिटल वाई के साथ जाए या स्मॉल वाई के साथ जाए। तो 4 टाइप्स ऑफ गमीट्स, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, capital R small r capital Y and small y are formed in equal number in a perfect ratio of 1:1:1। मतलब सारे बराबर बन रहे हैं, इक्वल गमीट्स बन रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं 1:1:1। जिस तरह वहां पर कैपिटल आर और स्मॉल आर बने थे इक्वल नंबर, हमने कहा 1:1। जितने भी इक्वल बन रहे हैं सबको आगे 1 रेशो लगा दो। When these gametes randomly fertilized each other, जब इन gametes ने एक दूसरे को randomly fertilize किया, 9:3:3:1 phenotypic ratio was produced among F2 progeny। तो ये हमारे पास phenotypic ratio आई। मेंडल ने क्या लॉ फॉर्मुलेट किया? Mendel formulated the law of independent assortment when two contrasting pair of traits are followed in the same cross। जब दो contrasting pair of traits को इकट्ठा पढ़ा जाएगा एक ही क्रॉस के अंदर, their alleles assort independently into gametes। तो उनकी जो alleles हैं वो independently जाएंगी gametes में। देख लें आपके सामने, जब दो contrasting pair of traits को इकट्ठा पढ़ा तो उनकी alleles independently गई, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही पेरेंटल में उसका जुड़ी नहीं रही, बल्कि कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी चली गई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन वो फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जुड़ी नहीं रही, बल्कि स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी चली गई। तो इस जीन पेयर की एलील्स का कोई ताल्लुक नहीं था। ये जीन पेयर के एलील्स अपनी तरीके से असॉर्ट होगी गमीट्स में,
ये वाले जीन पेयर की एलील्स अपने तरीके से सॉर्ट होगी गमीट्स में, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, फिजिकल ताल्लुक नहीं है, वो अपनी मर्जी से सॉर्ट होगी, इसका इस पे कोई असर नहीं है कि भाई तुमने मेरी मर्जी से सॉर्ट होना है, नहीं, हर बंदा अपनी मर्जी से जा सकता है। द अलील्स ऑफ वन पेयर इनहेरिट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अलील्स ऑफ द अदर पेयर, एक पेयर की अलील्स और दूसरे पेयर की अलील्स से इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होंगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलील्स ऑफ वन ट्रेट इनटू द गमीट्स हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलील्स ऑफ द अदर ट्रेट, एक ट्रेट की दोनों अलील्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगी उसका दूसरी ट्रेट के अलील्स पे कोई फर्क, कोई वो नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई असर नहीं है। यानी कैपिटल आर स्मॉल आर किस तरह जाएगी आगे गमीट्स में, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है इसका, वो अपनी मर्जी से जाएंगे आगे। Thus the chance for a plant to be round or wrinkled is independent of its chance of being yellow or green। तो प्लांट अपनी मर्जी से हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, रिंकल्ड भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी किस तरह कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। हाँ जी, तो क्या डेफिनेशन बनी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन बनी व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस। हमने दोनों को पढ़ा, सीड शेप और सीड कलर को, यानी दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स पढ़ रहे हैं, एक सीड शेप है और एक सीड कलर है, इकट्ठा एक ही क्रॉस में पढ़ रहे हैं। When two contrasting pairs of traits are followed in the same cross, their alleles assort independently into gametes। तो उनकी जो alleles हैं वो independently distribute होंगी एक दूसरे से, यानी सीड शेप की alleles R वाली और सीड कलर की alleles Y वाली एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली जाएंगी, वो दोनों आपस में जुड़ी नहीं हुई, वो उसकी अपनी मर्जी है वो किस तरह जाए और उसकी अपनी मर्जी है वो गमीट्स में कैसे जाएगी। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह रहा है, ठीक है। अब इसमें ना ये बात है कि समझो कि दोनों जो है ना इनहेरिटेंस, सीड शेप की इनहेरिटेंस और सीड कलर की इनहेरिटेंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। हम पढ़ तो इकट्ठे रहे हैं, दोनों को हम इकट्ठा पढ़ रहे हैं, लेकिन असल में सीड शेप अलग आगे जा रही है नेक्स्ट जनरेशन में और सीड कलर अलग जा रहा है। अगर इकट्ठे जा रहे होते तो फिर तो राउंड येलो या रिंकल्ड ग्रीन ही रहते, लेकिन राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन नहीं रहे, राउंड ग्रीन भी चले गए और रिंकल्ड येलो भी बन गए। इसका मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो रहे हैं गमीट्स पर, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब हम कैसे डाइहाइब्रिड क्रॉस में ये बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने राउंड येलो आएंगे, कितने राउंड ग्रीन आएंगे, कितने रिंकल्ड येलो आएंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वो कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है? एक रूल है, उस रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, जिस तरह एडिशन प्लस करना, सब्सट्रैक्शन माइनस करना, उस तरह प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करना। तो प्रोडक्ट रूल, वो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बताता हूं आपको। इससे हम करेंगे क्या, इससे हम कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी। What is probability? Probability आसान सी डेफिनेशन है, probability is the chance of an event to occur। यानी सीड का राउंड येलो होना एक इवेंट है, सीड का राउंड होना भी एक इवेंट है, और सीड का येलो होना भी एक इवेंट है। लेकिन सीड का राउंड होना, सीड शेप है, वो अलग इवेंट है, और सीड का येलो होना, सीड कलर है, वो एक अलग इवेंट है। अब राउंड येलो इकट्ठा होके इवेंट क्या बनेगा, राउंड येलो कितने बनेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने आएंगे, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज द चांस, कितने आएंगे, तुक्का है, देखते हैं कितने आते हैं। इज द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, एक इवेंट के होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, उसको बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फर्दर मैं कहता हूं यार आज बारिश होने के 20% चांसेस हैं, तो मैं बारिश की प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं। इसी तरीके से मैं बताता हूं कि अगर राउंड येलो होने के कितने चांसेस हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं। उस प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एक रूल है, जिस रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल। इसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, पहले मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। करना क्या है, आपने करना ही है कि आपने ना इंडिविजुअल वो वाली याद रखनी है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाली बातें। मतलब हमने जब राउंड का क्रॉस कराया था रिंकल्ड के साथ, तो क्या रेशो आई थी? F1 में सारे राउंड आए थे। फिर जब इसको राउंड को सेल्फ फर्टिलाइज कराया था तो क्या रेशो आई? 3:1। यानी 3 राउंड आए, 1 रिंकल्ड आया। यानी मैं इस तरह कह सकता हूं कि 3 राउंड आए और 4 में से 3 राउंड आए और 1 4 में से रिंकल्ड आया। कह सकता हूं ना, 3 राउंड आए थे 4 में से और 1 रिंकल्ड आया था। ये लिख सकता हूं, चलो ये मैंने लिख लिया, ठीक है। और अब ये बताओ कि जब येलो और ग्रीन का क्रॉस करूंगा तो फिर क्या आएगा? येलो डोमिनेंट है, येलो का ग्रीन से क्रॉस करूंगा, F1 में सारे के सारे क्या आएंगे? येलो। येलो की सेल्फ फर्टिलाइजेशन करूंगा, फिर 3:1 ही आना है। जो डोमिनेंट होना है उसने 3 आना है और जो रिसेसिव होना है उसने 1 आना है। यानी फिर दोबारा क्या होगा? 3 आएंगे 4 में से येलो और 1 आएगा 4 में से ग्रीन। ऐसे ही है, 3 आएंगे 4 में से येलो और 1 आएगा ग्रीन। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशियोज है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि जो भी डोमिनेंट होता है ना वो 4 में से 3 आते हैं और जो रिंकल्ड होता है वो 1 आता है। कैसे? वो याद है ना हमने जब किया था, यानी राउंड और रिंकल्ड का किया था ना, तो मैं इसका करके दिखा देता हूं, ग्रीन और येलो का।
ग्रीन और येलो का करके दिखाया। फॉर एग्जाम्पल हमने क्रॉस किया, इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन की इसी के सेल्फ फर्टिलाइजेशन के साथ, तो मीट्स क्या बने, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके भी क्या बने, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मिल गया कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये आ गया ग्रीन और ये 3 आ गए येलो। तो 3 आ गए 4 में से येलो और 1 आ गया ग्रीन। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो भी डोमिनेंट होगा ना, जो भी डोमिनेंट होगा वो 3 आएगा 4 में से, और जो रिसेसिव होगा वो 1 आएगा 4 में से। अब अगर मैं पता करना चाहता हूं कि राउंड ग्रीन कितने आएंगे, अगर मैं पता करना चाहता हूं राउंड येलो कितने आएंगे, ठीक है, मैं पता करना चाहता हूं रिंकल्ड ग्रीन कितने आएंगे, मैं पता करना चाहता हूं रिंकल्ड येलो कितने आएंगे, बस मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे, ये देखो, अगर मैं पता करना चाहता हूं कि राउंड येलो कितने आएंगे, फॉर एग्जाम्पल राउंड येलो, ठीक है, तो राउंड येलो के लिए देखो कि राउंड येलो में हमने इनकी दोनों की इंडिविजुअल जो आई थी ना हमारे पास रेशो, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये भी फिनोटिपिक रेशो है राउंडनेस की, ये इसकी कलर की, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ये थी, राउंड कितने आए थे, 3 आए थे 4 में से, और येलो कितने आए थे, वो भी 3 आए थे 4 में से। तो मल्टीप्लाई करो जरा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 9 आएंगे 16 में से। 9 ही आए थे ना जब काउंट किए थे हमने, 9:3:3:1 लिखा था, ठीक है। दूसरा देख लो, ये राउंड येलो हो गया। मैं कहता हूं मुझे बताओ कि राउंड ग्रीन कितने आएंगे, ठीक है। तो ग्रीन कितने, राउंड कितने आए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, 3/4, और ग्रीन कितने आए थे 4 में से 1, तो राउंड ग्रीन कितने आएंगे, 3 1 are 3, 4 4 are 16, 16 में से 3 आएंगे, 3 ही आए थे, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं कि मुझे बताओ कि रिंकल्ड येलो कितने आएंगे, तो रिंकल्ड कितने आए थे 1/4 मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, और येलो कितने आए थे 3/4, तो 3/4 1/4 कितना हो गया 3/16, सही। और लास्ट में अगर मैं कहता हूं कि मुझे ये बताओ कि रिंकल्ड ग्रीन कितने आएंगे, तो फिर मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। रिंकल्ड कितने आए थे 1/4, रिंकल्ड भी रिसेसिव है और ग्रीन भी रिसेसिव है, ये भी क्या है 1/4, ठीक है। राउंड डोमिनेंट है 3/4, राउंड डोमिनेंट है 3/4, येलो डोमिनेंट है 3/4, जो डोमिनेंट होगा वो 3/4। मैंने अभी क्रॉस करके दिखाया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी किया, आपने डब्बा बनाया F2 का, तो F2 में 3/3:1 ही आता है, 3 डोमिनेंट वाला आते हैं और 1 रिसेसिव वाला आता है। तो देख लो, जो डोमिनेंट वाले हैं हमने उसको 3/4 लिख लिया, जो रिसेसिव वाले उनको 1/4 लिख लिया, ठीक है। उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट ले लिया, तो आंसर आ गया। इसका क्या आया, रिंकल्ड ग्रीन का कितना आया 1/16। तो हमारी रेशो क्या आई थी, फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो यही नहीं आई थी 9:3:1, ये नहीं आई थी रेशो, यही तो आई थी। ये देखो 9:3:3:1, राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। ये हमने क्या किया, हमने इंडिविजुअल जो फिनोटाइप्स की रेशो आई थी ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, डाई हाइब्रिड क्रॉस फाइंड करने के लिए उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, बस ये किया, दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। ये जो रूल है, दिस रूल इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। सीड शेप का सीड कलर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सीड शेप को सीड कलर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। शेप को मल्टीप्लाई नहीं करना, मतलब ये कि मैं पूछूं कि बताओ राउंड रिंकल्ड कितने आएंगे, राउंड रिंकल्ड तो नहीं ना आने, डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग की बात कर रहे हैं ना, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, दोनों देखो एक सीड शेप है एक सीड कलर है, एक सीड शेप है एक सीड कलर है। ये तो नहीं है कि राउंड रिंकल्ड कितने आएंगे, ये तो नहीं है ग्रीन येलो कितने आएंगे, येलो ग्रीन कितने आएंगे, यानी दोनों अलग अलग बात करनी, ठीक हो गया। तो क्या है, सीड शेप को सीड कलर से मल्टीप्लाई कर लो, जो फिनोटिपिक रेशो मोनोहाइब्रिड्स में आई थी उसको मल्टीप्लाई कर लो, डाई हाइब्रिड की आ जाएगी रेशो। ये है प्रोडक्ट रूल। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल की डेफिनेशन, ऐसी लिखनी जैसे लिखी एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। When two independent events are occurring simultaneously, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, मैंने आपको बताया कि सीड शेप की इनहेरिटेंस अलग इवेंट है, सीड कलर की इनहेरिटेंस अलग इवेंट है, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो रहे हैं ना इस टाइम, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे होते तो फिर एक ही इवेंट हो रहा होता है एक टाइम में। When two independent events are occurring simultaneously like in dihybrid cross, dihybrid cross में जैसे कि दो इवेंट्स हो रहे हैं इकट्ठे, the ratio of each joint phenotypic combination can be obtained, कहता है ईच ज्वाइंट फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन हासिल की जा सकती है, दोनों के मिला के डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशो हासिल की जा सकती है बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल फिनोटाइप्स। इंडिविजुअल फिनोटाइप्स की अगर आप प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास डायहाइब्रिड क्रॉस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। वो कैसे, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या थी, ग्रीन कितने हो सकते थे, 3 4 में से 1 हो सकता था,
और येलो कितने हो सकते थे, 4 में से 3 हो सकते थे। राउंड कितने हो सकते थे, 4 में से 3 हो सकते थे। और रिंकल कितना हो सकता था, 4 में से 1। अब अगर मैंने दोनों की कंबाइंड रेशो लेनी है, कंबाइंड फिनोटिपिक रेशो निकालनी है, डायहाइब्रिड क्रॉस की निकालनी है, तो मैंने इनकी इंडिविजुअल फिनोटिपिक रेशो को मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाली को मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं चाहता हूं येलो रिंकल्ड येलो कितने होंगे, रिंकल्ड येलो, तो मैंने 1/4 को 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि पता करूं कि राउंड ग्रीन कितने होंगे, तो फिर मैंने 1/4 को ग्रीन वाले को राउंड 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। द रेशो ऑफ ईच ज्वाइंट फिनोटिपिक, ये ज्वाइंट फिनोटिपिक रेशो है, ज्वाइंट दोनों की मिला के, दोनों की मल्टीप्लाई करके, डायहाइब्रिड क्रॉस की कैसे आएगी, बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल फिनोटाइप्स। इंडिविजुअल फिनोटाइप्स की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है। ये इंडिविजुअल फिनोटाइप, मल्टीपल इंडिविजुअल फिनोटाइप्स की प्रोबेबिलिटी कहां पे आई थी, इन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो आपके पास रेशियोज आई थी, प्रोबेबिलिटीज आई थी, उनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों के, तो आपके पास डायहाइब्रिड क्रॉस की आ जाएगी। द रेशियो ऑफ ईच ज्वाइंट फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन, ये वाली, कैन बी ऑब्टेन्ड, हासिल की जा सकती हैं, बाय मल्टीप्लाइंग, दोनों को मल्टीप्लाई करके, किसको, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल फिनोटाइप्स। राउंड की क्या आई, येलो की क्या आई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, राउंड येलो की आ जाएगी। राउंड की कितनी आई थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ग्रीन की कितनी आई थी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डायहाइब्रिड की आ जाएगी। समझ आ गई बात। मेंडल ने इतना बड़ा काम कर दिया था कि किसी को पता अंदाजा भी नहीं था। मेंडल लेड द फाउंडेशन ऑफ द क्लासिकल जेनेटिक्स, एंड मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। लेकिन मेंडल के काम का किसी को पता नहीं चला। मेंडल ने ये सारा काम जो उसने किया पी प्लांट पे, मेंडल ने थोड़ी लॉ बनाया। मेंडल ने बस एक स्टेटमेंट दी, अपना काम दिया, अपना रिसर्च दी कि भाई मैंने ये किया, ये एक्सपेरिमेंट्स किया, इतने प्लांट्स बने, इतने ये बने, इतने ये बने, इतने ये बने। उसने रिसर्च को प्रेजेंट कर दिया एक सोसाइटी को। सोसाइटी का नाम है ब्रन सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस। एक सोसाइटी थी, ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पे है, ब्रन सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस को पढ़ने के लिए सोसाइटी बनी हुई थी। यानी अब जो भी कोई रिसर्च करता था तो वो आगे किसी सोसाइटी को प्रेजेंट करता था ताकि वो पब्लिश करे और सारे साइंटिस्ट तक वो बात जाए। तो 1865 में मेंडल ने अपना सारा रिसर्च वर्क प्रेजेंट किया सोसाइटी को। 1866 में नेक्स्ट ईयर सोसाइटी ने उसका काम पब्लिश कर दिया, लोगों को बता दिया, पब्लिश कर दिया, प्रिंट कर दिया। लेकिन किसी को पता ही नहीं चला उसका काम। 1866 से 1900 आ गया, यानी 34 साल गुजर गए। 34 ईयर्स के तक मेंडल का काम निग्लेक्टेड पड़ा रहा। किसी को नहीं पता चला मेंडल कितना बड़ा काम कर गया। उसके इवन मरने के भी 16 साल के बाद उसकी हड्डियां खोखली हो गई, कबर, उसके सारा कुछ बेचारा फारग हो गया। फिर ये 3 साइंटिस्ट आए 1900s में। एक का नाम था डी कॉरेंस, एक का नाम था डी वेरिस, और एक का नाम था, ये जर्मन साइंटिस्ट, उसकी प्रोनाउंसिएशन जबाक करके बनती है, लेकिन हम तो नहीं प्रोनाउंसिएशन कर सकते, तो इसलिए हमको से जर्मन है, तो इसलिए आप जो है ना इसको ऐसे स्पेलिंग याद कर लें, TSHERMACH। ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट इन्होंने इसके काम को रीडिस्कवर किया, लोगों को बताया, दुनिया को बताया कितना बड़ा काम करके आया ये, और फिर ये लॉस बने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थैंक्स टू ये बंदे एंड थैंक्स टू मेंडल एज वेल कि उसने इतना बड़ा काम किया जेनेटिक्स में, और हमारे लिए मुश्किलें खड़ी की कि हम सेकेंड ईयर के पेपर में मुश्किल से समझें इस बात को। ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि अगर आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, आप कमेंट्स में बात पूछ लें, मैं दोबारा से लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है। और कोई बात भी अगर आप पूछना चाहते हैं, अगर वो तो कमेंट में ही आंसर होती हुई तो मैं आंसर कर दूंगा, अगर नहीं होती हुई तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके आंसर कर दूंगा, क्योंकि ये बात थोड़ी सी टेक्निकल है, कॉन्सेप्चुअल है, इसको ऐसे ही छोड़े बगैर आगे नहीं जाना। ठीक है। ये एंटी टेस्ट में भी बातें पूछी जाती हैं, इसमें जो भी कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, लेट मी नो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।